नमस्कार। अब मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट, भारत का उच्चतम न्यायालय ने ममता बनर्जी को आज कड़ी फटकार लगाई है। केवल ममता बनर्जी को ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के जो डीजीपी हैं, पुलिस महानिदेशक हैं, उनसे जवाब मांगा है कि जब ईडी आज से ठीक एक हफ्ते पहले 8 जनवरी को जब ईडी ने आईपैक के कार्यालय पर छापेमारी की, ठीक है, आईपैक के कार्यालय पर छापेमारी की, तो फिर ममता बनर्जी वहां क्यों गई थी? ममता बनर्जी ने वहां जाकर किया क्या? ममता बनर्जी ने क्यों ईडी की कार्रवाई के बीच में बाधा उत्पन्न किया? इन सब का जवाब ममता बनर्जी से और ममता बनर्जी सरकार की पुलिस डीजीपी पश्चिम बंगाल से मांगा है कि 2 हफ्ते के अंदर आप उन कारणों को बताइए जिन कारणों से मुख्यमंत्री ने एक संवैधानिक संस्था, एक एजेंसी के कामकाज में बाधा उत्पन्न की। मित्रों, आपको पता है पिछले हफ्ते 8 जनवरी को ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, एक पॉलिटिकल जो रणनीति बनाने वाली फर्म है, जिस फर्म से प्रशांत किशोर भी जुड़े रहे, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक के कार्यालय पर और इसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर पिछले हफ्ते 8 तारीख को छापेमारी की थी। और जब ईडी की छापेमारी चल रही थी, उसी दौरान वहां पर ममता बनर्जी पहुंच जाती है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। ईडी के कार्रवाई में बाधा डालती हैं, ईडी के अधिकारियों के हाथ से फाइल छीन लेती हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, और यह सब काम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कर रही थी। ईडी के अधिकारियों के हाथ से फाइल छीन लेती हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस की मदद से मुख्यमंत्री उन सभी ईडी के अधिकारियों को छापेमारी नहीं करने देती, न केवल आईपैक के कार्यालय में बल्कि प्रतीक जैन के आवास पर भी। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता यह है मित्रों कि उल्टा ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ममता बनर्जी अपनी पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाती है। एफआईआर में क्या होता है कि ये जो छापेमारी करने वाली ईडी के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए तृणमूल कांग्रेस की जो चुनाव लड़ने की रणनीति है, जो उम्मीदवारों का डिटेल है, उसको चोरी करने के लिए, आपको भी हंसी आ रही होगी, उस डॉक्यूमेंट्स की चोरी करने के लिए ईडी के अधिकारी ने आईपैक के कार्यालय पर छापेमारी की। जबकि ईडी का कहना क्या था? ईडी का कहना था कि, बल्कि उन्होंने बयान जारी कर कहा, ठीक है, कि यह कार्रवाई कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े करोड़ों रुपए के हवाला लेन देन की जांच के लिए की गई है। ईडी का कहना था कि जांच में पता चला कि कोयला तस्करी से प्राप्त अपराधी की आय को हवाला ऑपरेटरों के जरिए लेटरिंग किया गया और करोड़ों रुपए की राशि आईपैक को ट्रांसफर की गई है। इसी मुद्दे की जांच के लिए यह छापेमारी प्रतीक जैन के आवास पर भी हुई और आईपैक के कार्यालय पर भी हुई। तो यह मामला घोटाला का है, यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब यह छापेमारी के बाद जब ममता बनर्जी की सरकार ने, ममता बनर्जी की पुलिस ने ईडी के अधिकारियों के ऊपर उल्टा मुकदमा दायर किया, अब उन पर कार्रवाई करनी शुरू की। ईडी के अधिकारी पहुंचे कोलकाता हाईकोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट में क्या हुआ वो कहानी आप सुनिए। और इन सब कहानियों पर बारी बारी से सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस प्रकार से ममता बनर्जी की खिंचाई ही नहीं की बल्कि फटकार लगाई है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री को भी फटकार लगा है और जो मुख्य सचिव है और जो डीजीपी है उनको भी फटकार लगा है। अब कहानी सुनिए, हाईकोर्ट में क्या हुआ। हाईकोर्ट में एक तरफ ममता बनर्जी ने याचिका दायर की थी, फिर वही बात दोहराई गई कि उनकी पार्टी के लिए जो आईपैक रणनीति बना रही है, उन रणनीति से संबंधित डॉक्यूमेंट्स की चोरी करने के लिए ईडी ने रेड किया, ठीक है। इसीलिए ममता बनर्जी की पुलिस ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। यहां तक कि उतारू थी ममता बनर्जी की पुलिस। अगर
अगर अदालत पहुंचने में ईडी के अधिकारियों को देर होती है अगर, तो आप तय मानिए कि इन अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता उसी प्रकार जिस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार ने सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था जब कोलकाता पुलिस के कमिश्नर राजीव कुमार के आवास पर कुछ वर्ष पहले, आपको याद होगा, छापेमारी हुई थी। पूछताछ करने के लिए सीबीआई के अधिकारी पहुंचे थे। राजीव कुमार जो कोलकाता पुलिस के कमिश्नर थे, उनके आवास पर, आपको याद होगा, शारदा चिट फंड घोटाले के मुद्दे पर उन दिनों भी ममता बनर्जी राजीव कुमार के आवास पर पहुंच गई थी, बाधा उत्पन्न किया था, उल्टा सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार करवा लिया था, धरना पे बैठ गई थी। आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब कारणों से, हाँ, तो कहानी मैं बता रहा था हाईकोर्ट की। हाईकोर्ट में क्या हुआ, हाईकोर्ट जब ईडी पहुंचती है, कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है, ममता बनर्जी करती क्या है, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कोलकाता हाईकोर्ट में जज के कक्ष में, न्यायाधीश के कक्ष में इस प्रकार की दृश्य उत्पन्न कर देते हैं टीएमसी के वर्कर, जिससे कि सुनवाई ही नहीं हो पाई, सुनवाई हो ही नहीं पाई। आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की अराजकता की स्थिति है। इन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उस आदेश को पहले समझिए एक बारी बारी से। ईडी के कामकाज में बाधा उत्पन्न करने के लिए ममता बनर्जी सरकार को, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री को, डीजीपी को, मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया गया है कि 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल कीजिए, ठीक है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जितनी घटनाएं घटी हैं, अदालत का, कोलकाता उच्च न्यायालय का घटना और प्रतीक जैन के आवास पर जो घटना घटी है उसकी, और आईपैक के कार्यालय में जो घटना घटी, इन सब का वीडियो फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। आप अनुमान लगा सकते हैं, सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। डीजीपी, मुख्य सचिव और ममता बनर्जी को कहा गया है कि आगे से सरकार के किसी भी एजेंसी के कामकाज में बाधा मत डालिए, अच्छा नहीं होगा। ईडी के अधिकारियों पर जो बंगाल पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है, इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इतना ही नहीं, इसी से सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के उच्चतम न्यायालय ने इसी में जोड़ा है, केवल ईडी ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग सहित किसी भी केंद्रीय एजेंसी के कामकाज में किसी भी राज्य सरकार को, राज्य सरकार के अधिकारी को, पुलिस के अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बाधा उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है, अन्यथा अदालत से सीरियसली लेगी। साथ ही पुलिस द्वारा इंटरफेयर करना, ईडी के अधिकारियों अलग से भी, ममता बनर्जी कहने पर भी केवल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अलग से पुलिस को फटकार लगी कि पुलिस का दखल करना, दखल देना एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही राज्य सरकार के द्वारा यह आरोप जो लगाया गया कि चुनावी डॉक्यूमेंट्स की चोरी करने के लिए यह ऐसा किया गया है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आरोप के पीछे, इन आरोपों के पीछे मंशा गलत है। मतलब मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। सीधा सीधा कहा है कि चाहे चुनाव आयोग के कामकाज में दखलंदाजी हो, चाहे ईडी के कामकाज में दखलंदाजी हो, चाहे सीबीआई के काम में दखलंदाजी हो, केवल और केवल अपने हित में चुनावी लाभ उठाने के लिए ऐसा किया जाता है और यह आपराधिक कृत्य है। हाईकोर्ट में घटी घटनाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। और इतना ही नहीं, ईडी ने यह जो मांग किया है ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी के खिलाफ मुकदमा दायर करने का, इस पर अगली सुनवाई में विचार करने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। अगली सुनवाई के लिए 3 फरवरी का डेट निश्चित किया गया है। तो यह तो मतलब अदालत की प्रक्रिया है। अब आप समझिए कि केंद्र सरकार क्या करने वाली है। इसके बाद बताइए जो परिस्थिति है, अगर ऐसी एक और घटना कोई घट गई पश्चिम बंगाल में, तो चुनाव से पहले
वैसे अब तक का इतिहास रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी हुई 2014 के बाद केंद्र सरकार ने सबसे कम धारा 356 का उपयोग किया है। धारा 356 का सबसे कम, अगर हम विगत 11 वर्षों की तुलना अन्य किसी 11 वर्षों से कर लें, पिछले 11 वर्षों से कर लें, तो सबसे कम संख्या में धारा 356 मतलब राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया गया है। गिने चुने मौके पर ही किया गया है। तो क्या ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति, इस प्रकार के घटनाओं की पुनरावृत्ति केंद्र सरकार के लिए चुनाव से पहले धारा 356 के उपयोग करने का रास्ता नहीं खोल रहा है? और एक और मान्यता में मित्रों बताऊं, पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान में स्थिति है, अगर ममता बनर्जी की पुलिस किसी भी कीमत पर, इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल का, चाहे वाम मोर्चा का सरकार रहा हो, चाहे टीएमसी की सरकार है 15 वर्षों से या 34 वर्षों से वाम मोर्चा की सरकार थी, सामान्य परिस्थिति में पश्चिम बंगाल की पुलिस और सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता किसी भी विपक्षी दल को कितनी माने कह सकते हैं आप कि उनके खिलाफ लड़कर चुनाव जीत लेना असंभव नहीं तो बहुत ही मुश्किल जरूर है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक बात भी तय है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन के अधीन चुनाव हुआ तो फिर ममता बनर्जी की सरकार को, जिस प्रकार का पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है कि एक बार किसी भी चुनाव में भय का वातावरण खत्म हो जाए तो फिर उस सरकार का जाना गारंटेड होता है, तय होता है। चाहे 1977 में सिद्धार्थ शंकर रे की सरकार हो, चाहे 2011 में बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार हो, चाहे उसी रास्ते पर चलेगी ममता बनर्जी की सरकार। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।